मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब सरकार सियासी बेड़ा पार। 24 के चुनाव में नायब पर दांव। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। फ्लोर टेस्ट किया अग्नि परीक्षा। हरियाणा में हैरत अंगेज सियासी दांव चलते हुए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर अचानक नायब सिंह सैनी को सीएम पद की कमान सौंप दी। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रयोग किया जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर नए चेहरों को मौका दिया। मंगलवार को ही मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। कल नायब सिंह सैनी ने पहले खट्टर के पांव छुए और फिर सीएम पद की शपथ ली और आज विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी कर रही है और आज विधानसभा के फ्लोर पर सरकार के बहुमत का फैसला होना तय है। जहां एक तरफ विधानसभा में नायब सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी आज हिसार में रैली कर अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4.5 साल से चल रही खट्टर सरकार ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल हरियाणा में सियासी बदलाव की शुरुआत एक हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी। मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि हरियाणा का जाट समुदाय खट्टर से नाराज है। रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर आगे भी पद पर बने रहे तो मुमकिन है कि जाट वोटर एकजुट हो जाएं और कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। ऐसे में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद से रणनीति बनना शुरू हुई और आखिर में मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया। दरअसल एंटी इनकम्पेंसी के खतरे से निपटने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है। माना जाता है कि जाट समुदाय का वोट कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी के बीच बढ़ जाता है और उसे ही साधने के लिए नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 48 विधायकों का समर्थन पत्र आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। 24 के चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने नायब सरकार पर बड़ा दांव खेला है। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के सीएम भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। नायब सिंह सैनी ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर सैनी को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ये बदलाव ओबीसी समुदाय पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया गया था। नायब पर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। फिलहाल नायब कैबिनेट में कुंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 35 साल पुराने एक मामले में अब मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। देखिए एक मिनट की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। वाराणसी कोर्ट ने फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 35 साल पहले फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। दरअसल असलहा लाइसेंस से जुड़े मामले में मुख्तार पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने डीएम और एसपी के फर्जी साइन करते हुए लाइसेंस हासिल कर लिया था। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा सुनाएगी।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये तीसरा मुकदमा है जिसमें अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में यहाँ की अदालत सजा सुना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि आज 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसमें उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली शामिल हैं और कई परियोजनाओं की सौगात भी सीएम देते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का माहौल बनाने के लिए आज से शुक्रवार तक हर दिन 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभाओं में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मुख्यमंत्री के रैलियों की शुरुआत आज से होने जा रही है। पहले दिन यानी आज उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में सभाएं करेंगे। सीएम योगी आज सबसे पहले उन्नाव पहुंचेंगे, जहां 241 करोड़ से ज्यादा की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी फर्रुखाबाद में 288 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आज बरेली वासियों को भी करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। 328 करोड़ की 64 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महादेव ओवरब्रिज के साथ आदिनाथ चौक का भी लोकार्पण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मोदी कैबिनेट की अंतिम बैठक की। तो आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। इसलिए कह रखे गए क्योंकि आज की बैठक के अब लगभग कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लागू होने वाली है और आचार संहिता के पहले मोदी कार्यकाल की ये अंतिम कैबिनेट बैठक है। पीएम कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले ले सकते हैं। कई विकास योजनाओं की सौगात इस कैबिनेट की बैठक के जरिए दी जा सकती है। तो चुनाव आने के ठीक पहले ये कैबिनेट की बैठक बहुत खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में देश हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कि आपको जानकारी दें कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसको बहुत खास माना जा रहा है और उस बैठक के दौरान अब कई महत्वपूर्ण फैसले आज मोदी सरकार लेने वाली है। मोदी तैयार, मिशन 400 पार। कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें। पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने को है। 24 के चुनाव से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक है। उम्मीद है कि पीएम मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक में न सिर्फ मंत्रिमंडल सहयोगियों का धन्यवाद करेंगे बल्कि अहम निर्णय भी लेंगे। मोदी कैबिनेट की इस बैठक पर आज निगाहें टिकी हैं। दोपहर 12 बजे लोक कल्याण मार्ग पर मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लेकिन कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में सम्मिलित होंगे और लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिक विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की है ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। गुजरात के DSIR धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, जिसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुजरात के साड़ंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट निवेश 7500 करोड़। इसके अलावा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट निवेश 27,000 करोड़। सुविधा की आधारशिला रखेंगी पीएम। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब में 91,000 करोड़ का निवेश करेगी, तो वहीं असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ के निवेश की तैयारी है। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गजों के साथ साथ कॉलेजों के हजारों छात्र सहित युवाओं की भारी भागीदारी होगी। पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ।
इसके बाद शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में वंचित समूह के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।